हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंटरव्यू से रिगार्डिंग ही एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। एनपीए क्या होते हैं, क्यों होते हैं, रीजन क्या है, रिकवरी के लिए आप क्या करोगे। इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। आप सोच लेते हो कि जी आप ही बैंक के कर्ता धर्ता बनने वाले हो, आप ना बहुत ही हाइपोथेटिकल नेचर के है ना वहाँ पे सोल्यूशन देने लग जाते हो। उल्टा पब्लिक सेक्टर बैंक को ही ज्ञान दे रहे होते हो। सामने वाले पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉई हैं, बहुत सीनियर एम्प्लॉई हैं। आप उनको इस तरह की सजेशन दे देते हो कि फिर ना आपका नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। तो ये काम नहीं करना है, मैं डिटेल में बताता हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम है, पीओ पोस्टेड था ओबीसी बैंक में, उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और हरियाणा ग्रामीण बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और एमओडी में मैं प्रेजेंटली जॉब कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका भी बहुत प्रीसियस है, मेरा भी बहुत प्रीसियस है, दोनों का बचाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ना आप ना अच्छे से डेफिनेशन पढ़ लीजिए। एनपीए के डेफिनेशन में ही आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। सर, इट इज दैट एसेट, दिस एसेट। सिंपल एक डेफिनेशन दी हुई है आरबीआई के मास्टर सर्कुलर में। आप लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते हैं। मैगजीन पढ़ लिया, रिहन से पढ़ लिया जी, इससे पढ़ लिया, दिशा से पढ़ लिया। भाई एक बार ऑफिशियल जगह जाके पढ़ लो ना। आरबीआई की वेबसाइट पे ये सारे का सारा डेटा आपको दे रखा है। ये मास्टर सर्कुलर होते हैं, वेबसाइट पे ये अवेलेबल है हर टॉपिक के ऊपर, और बहुत ही सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वहाँ पहली लाइन लिखी हुई है, एन एसेट विच सीजेज टू जनरेट इनकम फॉर बैंक। कितनी प्यारी डेफिनेशन है। जो पहले बैंक को इनकम दे रहा था, अब नहीं दे रहा, एनपीए हो गया, परफॉर्म नहीं कर रहा है एसेट। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और इसको पढ़ लो पहले। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, वहां क्वेश्चन में नहीं फंसोगे अगर इस तरह से अगर आप पढ़ के गए हो तो। देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए पहली लाइन, एन एसेट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर बैंक। ये जो चीज़ है ना, उसके बाद यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये पहले डेफिनेशन हुआ करती थी, फिर भी दे रखी उन्होंने कि पहले क्या हुआ करती थी। बट अब जो है 31 मार्च 2004 से, विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2004, एनपीए की डेफिनेशन ये है। ये देखिए पहली में ही कवर कर लेते हैं, बाकी आप आराम से पढ़ लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। मैं पहली में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरेस्ट एंड और, या तो इंटरेस्ट के साथ या सिर्फ इंटरेस्ट। साथ में क्या है, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड मोर देन 90 days इन रिस्पेक्ट ऑफ ए टर्म लोन। ठीक है। उसके बाद आगे भी अलग अलग टाइप के लोन की डेफिनेशन दी गई है, आराम से पढ़ लेना इनको। ठीक है। क्लासिफिकेशन इतने दिन से तैयारी करते आ रहे हो, आपको पता होंगी। ये क्लासिफिकेशन को अच्छे से देख लिया ना। स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, कितनी ड्यूरेशन होती है, कब ये स्ट्रेस्ड एसेट बन जाते हैं, एसएमए की कैटेगरी क्या है, सब स्टैंडर्ड क्या है, डाउटफुल क्या है, और लॉस एसेट क्या है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि वीडियो लंबी खिंच जाएगी, और आपको ये चीज़ें पता है, नहीं तो आप पढ़ के देख सकते हो ये चीज़ें। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। देखिए अब बेसिक की, अब हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी करते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखिए पार्टी लोन्स में होती हैं दो। एक होता है लेंडर, लेंडर होता है बैंक। इसने ना पैसा बोरोवर के अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। बीच में एक कंसेप्ट होता है गारंटर, इसको पढ़ लेना, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद आता है बोरोवर, दूसरी पार्टी, जो कि क्रेडिट लेता है लेंडर से। एनपीए कब बनता है, देखिए इसने इसको लोन दिया, इसने इसको लोन दिया तो इसको रीपे तो करना ही है वापस। बट ये क्या करता है, लोन ले लेता है, रीपे में दिक्कत ही करता है। उसके रीजंस है, आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे। एनपीए तभी बनता है व्हेन बोरोवर रिफ्यूजेस टू पे इट बैक। तो अब इसमें गलती किसकी हुई मुझे बताइए। लेंडर की तो कोई गलती नहीं, उसने तो पैसा दे दिया था। आपसे ड्यू डिलीजेंस करवा के, डॉक्यूमेंटेशन करवा के, हो सकता है थोड़ा मोटा डिले हो गया होगा, कुछ डॉक्यूमेंट कम या ज्यादा ले लिए होंगे, बट आपने, आपको पैसा तो दिया है ना। लेंडर ने पैसा लेके देने से मना कर दिया, तो जो फॉल्ट पे है ना वो ये है। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं किस किस तरह के फॉल्ट यहाँ पे है। पहले तो आरबीआई मास्टर सर्कुलर पढ़ लीजिए, हर चीज को डिटेल में बताया है, हर चीज को। जहां वो आपको फंसाते हैं ना पैनल वाले, वो वहीं से फंसाते हैं जो मैगजीन्स में नहीं दिया होता, और वो यहाँ पे बड़ी डिटेल में दिया होता है, बहुत ही मतलब लूसिड सी लैंग्वेज के अंदर दिया होता है। देखिए क्यों होते हैं एनपीए, मल्टीपल रीजंस होते हैं। और मल्टीपल रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, और क्लासिफिकेशन की एक बेस होती है। बेस है यहाँ पे इंटेंट। देखिए पहला बंदा, जब आप इंटेंट को तब समझेंगे जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे।
एक है विलफुल डिफॉल्टर, टर्म आती है बैंकिंग में, बहुत बड़ी हो चुकी है ये, माल्या साहब और भी जितने भी नीरव वीरव सब इसी के कैटेगरी के अंदर ये विलफुल डिफॉल्टर हैं। विलफुल डिफॉल्टर क्या होगा कि इसके पास कैपेसिटी तो है पे करने की, बट पे नहीं कर रहा है। होते सभी के पास है, दिखाते नहीं है। वो वाला कॉन्सेप्ट है, दे नहीं रहे हैं। और दे नहीं रहे हैं तो वो कर क्या रहे हैं, फंड का क्या किया, उस फंड का डाइवर्जन कर दिया हो सकता है। मान लो प्रोजेक्ट ए के लिए आपने लोन लिया था बैंक से, तो इसके लिए लोन ले लिया, इसको दिखा दिया कि जी ये प्रोजेक्ट तो खराब हो गया है, और आपने प्रोजेक्ट बी अपना एक जिसमें अपना पैसा लगा रखा है वहां फंड को डाइवर्ट कर दिया। इसको डाइवर्जन बोला जाता है। आपने मोर्टगेज में कुछ प्रॉपर्टी रखी थी, मान लो आपने दिखाया था कि जी मेरा पूरे का पूरा ना एक शेड है, शेड के अंदर एसी के 50 कंटेनर लगे हुए हैं। बैंक ने देखा यार 50 कंटेनर पड़े हैं, कहाँ ही भागेगा। आपने क्या किया, वो 50 कंटेनर चोरी छिपे बेच दिए। अब ये विलफुल डिफॉल्ट कर रहे हो कि डाइवर्जन भी कर दिया, उसके बाद मोर्टगेज की हुई प्रॉपर्टी को भी आप सेल करके निकल गए। ये हो गया विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी। अब चल पड़ते हैं कि जेन्युइन रीजंस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे विलफुल डिफॉल्टर ही होते हैं। आपने एक यूनिट लगाई मान लो कैसेट बनाने की, बट मार्केट में सीडी आ गई, आपका धंधा फ्लॉप हो गया। इसके ऊपर लोन ले रखा था, ना पैसा आ रहा है ना आप लोन पे कर पाओगे। मान लो किसी ने सीडी का धंधा चलाया, यहाँ पे एक फ्लैश ड्राइव आ गई, पेन ड्राइव, आपने सीडी के ऊपर इन्वेस्टमेंट ली थी, बंद हो गया। आपने लोन उठा रखा था, नहीं पे कर पाओगे, पेन ड्राइव का चल गया। इसी तरह से पेन ड्राइव का जब तक आपने किया, वो मतलब मान लो क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग पे आपने कुछ किया, कुछ और आ गया। मतलब कि मार्केट के जिस फेज में आप खड़े हो, पैसा तो आपने उठा ही रखा है, धंधा करने के लिए पैसा तो चाहिएगा, बट आपके धंधे की यूटिलिटी खत्म हो गई है, तो आपका धंधा खराब हो जाता है। और इसकी वजह से आपके पास ही खुद पैसा नहीं है। जब जो ओनर है, जो फैक्ट्री का ओनर है, जो या प्रोडक्ट जो भी कंपनी का ओनर है, उसके पास ही पैसा नहीं आ रहा, तो वो कहाँ से देगा। एक रीजन ये हो सकता है। रिसेशन हो सकता है, रिसेशन चल रहा है जी, आईटी कंपनी थी, 200 एम्प्लॉइज थे और 2000 स्क्वायर फुट का एरिया लेके बैठा था, रिसेशन आ गया, कोई प्रोजेक्ट नहीं है हमारे पास, मैं बंदों को पे ही नहीं कर पा रहा, मेरी खुद के प्रॉफिट में मैं लॉस में चला गया, मैं पैसे कहाँ से दूंगा। स्लो डाउन आ गया, मार्केट में कोई इश्यू हो गया है, कोरोना आ गया, सारे धंधे बंद हो गए थे, ट्रेड इश्यू चल रहे हैं, मान लो कोई ट्रेड वॉर्स चलती थी, अमेरिका की और चाइना की बहुत टाइम तक ट्रेड वॉर चली है, यहाँ के अमेरिका के भी कई इंडस्ट्रियलिस्ट बर्बाद हो गए और चाइना के भी बर्बाद हो गए। मान लो कल को अपनी इंडिया की चाइना के साथ चल पड़ती है, सेमीकंडक्टर बनाना बंद कर देते हैं, यहाँ गाड़ियां बनानी बंद हो जाएंगी, फोन बनने बंद हो जाएंगे। तो ये वॉर चल रही है, बट उसका इम्पैक्ट तो आपके बिजनेस पे आया ना बॉस, आपका बिजनेस खराब हो गया, आप लोन कैसे रीपे करोगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, मान लो कोई आइटम था, आपने चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया था, बट चाइना से इंडिया ने ट्रेड बैन कर दिया, तो आपका तो हो गया लॉस। उधर से चाइना से आप इंपोर्ट करके कुछ बना रहे थे, ई व्हीकल बना रहे थे, उसका आधा कंपोनेंट वहां से आ रहा था, गवर्नमेंट ने उसका इंपोर्ट बैन कर दिया, आपका धंधा तो हो गया फ्लो। ये बहुत डाइवर्स टाइप की चीज है। मान लो आपने कोई बिजनेस कर रहे थे, और वो बिजनेस जहाँ पे किया उस एरिया के अंदर मान लो अर्थक्वेक आ गया। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना, जोशी मठ में बैठे होंगे अपना धंधा खोल के, लोन भी उठा रखा होगा, अब जोशी मठ बंद हो गया है, अब ये किसी को नहीं पता था, तो वो धंधा खराब हो गया। जीएसटी आ गया, बहुत सारे न्यूमरस रीजंस हो सकते हैं, पूरा दिन डिस्कस कर सकते हैं हम, जिनकी वजह से धंधा फ्लॉप होता है। तो ये है ना, इनके जेन्युइन रीजन होते हैं। ये लोग वो हैं जो पे तो करना चाहते हैं, इनके अंदर विल है, जैसे यहाँ विल नहीं थी ना, यहाँ विल है, बट इनके पास एक्चुअल रीजंस है। और तीसरा होता है जी फ्रॉड। फ्रॉड में और विलफुल डिफॉल्टर में एक बेसिक डिफरेंस है। फ्रॉड, विलफुल डिफॉल्टर में क्या है, सब कुछ सही है, आपने ठीक लोन उठाया था, बट आप पे बैक करने के टाइम पे रोला कर रहे हो। फ्रॉड क्या होता है कि मान लो आपने ये कागजी जमीन दिखाई कि जी ये मेरी जमीन है, ये मेरी फैक्ट्री है इसके ऊपर, ठीक है, मेरे को लोन दे दो। बाद में पता चला ना ये जमीन आपकी थी, ना ये बिल्डिंग आपकी थी, ना वो डॉक्यूमेंट आपके थे, ना जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए वो सब फर्जी था। और इतना सफाई से आपने किया कि बैंक नहीं पकड़ पाया, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस तो होती है, हर चीज चेक की जाती है। तो इंटेंट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वाज टू लूट द बैंक और चीट द बैंक, और फ्रॉड था ये डे वन से। और ये हुआ क्यों, देखिए कहीं ना कहीं क्रेडिट अप्रेजल जो हम करते हैं वहां पे लैप्सेस हुए हैं। देखिए हमें ये बात नहीं बोलनी, क्योंकि जैसे ही आप ये बात बोल दोगे ना कि क्रेडिट अप्रेजल के टाइम पे हुआ, इसका मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली एक्यूज कर रहे हो पब्लिक सेक्टर बैंक को कि ये तुम्हारे काम में दिक्कत है, और सामने वाले कहीं ना कहीं लोन जरूर देख के आए होंगे, वो दिल पे लगा लेंगे, और दिल पे उनके लग गई ना, तो आपके दिल पे लगा देंगे फिर वो। अब क्या है कि रिकवरी, जैसे ही लोन खराब हो गया तो रिकवरी स्टार्ट होती है।
सबसे पहले हम देखते हैं इसको कैसे रिकवर करेंगे, जो विलफुली डिफॉल्ट कर रहा है। विजय माल्या का हिस्टोरिकल केस है, उसके ऊपर जो जो हुआ है ना, वो वहां से आप पॉइंट मतलब कंक्लूड कर सकते हो कि जी ये करेगा तो हम ये करेंगे। अभी जैसे वो यूके भाग गया है, तो हम इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वहां से एक ट्रीटी साइन करके कि जी उसको यहाँ भेज दो, हमारी कंट्री में भेज दो। इसको एक बोला जाता है, एक वर्ड एक्स्ट्राडिशन आई थिंक, वो वर्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। हाँ, सबसे पहले तो हम ऐसा नहीं है ना कि पहले ही दिन हथियार लेके चले जाएंगे, सबसे पहले उसको समझाएंगे भाई प्यार से दे दे। जैसे यूं समझ लीजिए, आपका अपना पैसा जब फंसता है किसी के पास तो क्या करते हो, सबसे पहले आप उसको प्यार से समझाते हो कि भाई पैसा दे दे, अपनी क्यों रिलेशन खराब कर रहा है, आगे भी काम आएंगे, ये है वो है, 100 तरह की परसुएड कर लिया आपने, नहीं माना। फिर क्या करते हैं, मान लो कोई नहीं देता है तो थोड़ा बहुत धमकाते हैं उसको कि तेरा ये खराब कर देंगे, तेरे डिपार्टमेंट में जाके बता देंगे, तेरे रिश्तेदारों को बता देंगे, पंचायत लेके आ जाएंगे, वट एवर। जो भी आप चीजें करते हो वो यहाँ पे भी करोगे, यहाँ पे आप करोगे आर्म ट्विस्टिंग कि तेरी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएंगी, एक्शन ले लिया जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं माना। उसके बाद क्या करोगे, आप गारंटर को अप्रोच करोगे। जैसे ये अपने में क्या होता है, जैसे अपन किसी को पैसा दे देते हैं, उसके बीच में और उन आपके बीच में कोई कॉमन लोग होते हैं। मान लो आपके रिश्तेदार का रिश्तेदार है, तो बीच वाले रिश्तेदार को आप जाके कहते हो ना कि यार देख यार, तुम्हारा भी तो जान पहचान का करना है यार, मतलब तेरी वजह से ही तो मैंने दिया था पैसा। मतलब काइंड ऑफ बिचौलिए हो जाते हैं, बिचौलिए तो ये एक गलत वर्ड हो जाएगा, बट गारंटर होते हैं बेसिकली। आप पहले उनको परसुएड करोगे, फिर उनको आर्म ट्विस्ट करोगे, क्या पता वो बैंक का पैसा दे दे। मान लो फिर भी नहीं दे रहा है, उसके बाद आप उसके ना सिक्योरिटीज को, और सिक्योरिटीज अलग अलग टाइप की होती हैं, सिक्योरिटीज से पैसा निकालना शुरू करते हो। भाई माल्या चला गया, उसकी फैक्ट्री तो यही है ना, उसके जहाज तो यही है ना, तो उसकी जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको लिक्विडेट करने की कोशिश करते हैं। जहां पे सरफासी एक्ट लग सकता है, इसका सहारा लेते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें अभी तक क्या है, ऊपर ऊपर की नॉलेज है, हमें लगता है सरफासी लगा दो हर जगह, ना 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 ना। बैंकिंग में बहुत तरह के प्रोविजंस होते हैं, यहाँ ये कर सकते हो, यहाँ ये नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे कि जो भी रेलेवेंट बैंकिंग का रूल होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने की कोशिश करेंगे। सीधा मत फंसना, फिर वो चला जाएगा वहां पे लागू होता है, वो एक्ट की डिटेल में चले जाएंगे फिर आपके पास। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, भाई आपने सिक्योरिटीज तो कर लिया, मगर आप सिक्योरिटी से कितने लोगे, 100 रुपए के पीछे 5 रुपए की सिक्योरिटी होती है लगभग, 8 रुपए की होगी, 10 रुपए की होगी, बट आपका 90 तो अभी भी फंसा हुआ है। अब लीगल चैनल लोगे आप, फिर आप बैंकिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जाओगे, जो भी आपको करना होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, नेम शेम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, डीआरटी में जाते हो, एनसीएलटी में जाते हो, लोक अदालत में जाते हो। मतलब बहुत तरह के तरीके होते हैं जो लोन के क्राइटेरिया पे डिपेंड करते हैं, क्या लोन है, किस तरह का लोन है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या कैसे उसको लेके आया जा सकता है। इन सारी चीजों के बारे में पढ़ लो, क्योंकि जैसे एनपीए आ जाता है ना, ये क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। पिछले 1-2 साल में जो भी रिकवरी से रिगार्डिंग अमेंडमेंट एक्ट बिल कुछ भी आया है, प्रपोज हो रखा है, पास नहीं हुआ है, सब कुछ पढ़ लो, सारी छोटी छोटी अमेंडमेंट। उसके बाद आ जाते हैं हम फ्रॉड को देख लेते हैं, जेन्युइन वाले को बाद में देखेंगे। फ्रॉड वाले को कैसे निपटोगे, फ्रॉड क्या है जी, लैप्सेज हुए क्रेडिट अप्रेजल में, बोलना नहीं है। आप बोलो कि फ्रॉड हो गया, वो सिविलियन है, उसके ऊपर सिविलियन फ्रॉड लग सकता है, क्रिमिनल फ्रॉड लग सकता है, ये बैंक के रूल डिसाइड करते हैं। आप उसके ऊपर एफआईआर करोगे, अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करोगे, एक्शन लोगे आप बैंकिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, कुछ डिटेल में नहीं जाओगे क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी एक्शन लगते हैं। ठीक है, तो फ्रॉड को हम इस तरह से अप्रोच करेंगे। अब मान लेते हैं जी जेन्युइन रीजन है, विल है उसकी, बट उसके पास तरीका नहीं है कैसे दे आपको, उसके पास पैसा खुद के पास नहीं है तो आपको कैसे देगा। इसमें ना आपके पास आपके काफी हद तक हाथ जो है ना गवर्नमेंट ने बांध दिए हैं। पहले एक तरीका हुआ करता था, रीस्ट्रक्चरिंग रीफ्रेजिंग, बहुत सारी टर्म्स है अलग अलग बैंक में। वो किया करते थे कि हम क्या करते थे कि जी बंदा सही है, पैसा देना चाहता है, बिजनेस लो चल रहा है, वो उसकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम कर लेते हैं, हमारा पैसा फंसा हुआ वापस आ जाएगा, इसके लिए रीपे करना आसान हो जाएगा। इसका टेन्योर बढ़ा देते हैं, 2 लाख 2 साल की जगह इसको 5 साल में ले लेते हैं इससे पैसा। बैंक के लिए तो इनकम जनरेट होती रहेगी, हाँ हो सकता है 5-7% का नुकसान हो, बट आपका टोटल पैसा तो आ जाएगा। अगर हम इसके ऊपर अभी रिकवरी का लोड डाल देंगे, इसका धंधा वैसे ही फ्लॉप हो जाएगा, ये वैसे ही कुछ नहीं कर पाएगा। ये इस तरह का एक तरीका हुआ करता था, 2020 में आरबीआई एक गाइडलाइन लेके आई और इसको बंद कर दिया गया। उसके अपने प्रोज और अपने कॉन्स हैं, उनमें मत घुसना, वैसे ओवरऑल बता देता हूँ। कई बैंक ना अपने बुरे लोन को छुपाने के लिए बार बार रीस्ट्रक्चरिंग 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 करते रहते थे, और इनके बीच में ना नेक्सस भी बन जाता था कई बार।
मान लो ये प्रोमोटर प्रोमोटर तो नहीं, मान लो एक एग्जीक्यूटिव है बैंक में, उस वो अच्छी पोजीशन पे बैठा है, और ये है मान लो कोई कंपनी। इसको पता है कि इसको अगर मैं कुछ फेवर दे दूं, तो ये मुझे फेवर दे देगा रीस्ट्रक्चरिंग में, ये फेवर दे देता, ये रीस्ट्रक्चरिंग, ये फेवर रीस्ट्रक्चरिंग, ये इसके जो है नुकसान थे। बट फायदा ये था कि एक्चुअल जो लोग थे, जो पे रीपे करना चाह रहे थे, उनके लिए एक अच्छा चैनल बना हुआ था, वो वहां से पे करते थे। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, अकाउंट एनपीए बनेगा। यही तो कर रहे थे कि एनपीए को कैसे कम करें। अकाउंट एनपीए हो जाएगा, अब उसका फर्दर हम कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे, वो बैंकिंग नॉर्म्स डिसाइड करेंगी। अब अगर उसका बिजनेस चल पड़ा, तो वो आपका पैसा वापस आ जाएगा। नहीं तो जो भी आपका एनसीटी एलसीटी, जो भी डीआरटी वीआरटी जितने भी चैनल है, उसी के थ्रू उसको ट्रीट किया जाएगा, कोई अलग से वो नहीं है। आपको हर पॉइंट में अब क्या है कि मैंने तीनों कैटेगरी बता दी, आपसे पूछेंगे आप कैसे करोगे। आप सिर्फ इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करोगे कि सर, और आप अपने ऊपर लेके आओगे, बैंकिंग का तो आपको पता ही नहीं है रूल्स का। आप अपने ऊपर लेके आओगे कि मैं पूरा डिलीजेंटली, ड्यू डिलीजेंस में पूरा ध्यान दूंगा, रिपोर्ट्स वगैरह टाइम टू टाइम चेक करूंगा, प्रोजेक्ट में जहां लोन दिया है वहां विजिट करूंगा बार बार, ये देखूंगा कि जिस चीज के लिए फंड दिया गया था क्या वो अप्रोप्रिएट तरीके से यूज हो रहा है। उसके बाद उसके ऊपर जैसे हाई लोन्स हैं, आपको पता है आपकी ब्रांच में 10 लोन जो ऐसे हैं जो हाई नेटवर्थ के हैं, उनको टाइमली आप मॉनिटर करते रहोगे। जो भी टास्क होल्डर उस टास्क को देख रहा है, आप उससे टाइम टू टाइम रिपोर्ट लेते रहोगे। अच्छा, उसके बाद मान लो ये रिकवरी के टाइम पे मैं कोशिश करूंगा कि सर सारी चीजें, मतलब कोशिश नहीं, मैं इंश्योर करूंगा कि सारी चीजें जो लीगल नोटिस भेजने हैं, नॉर्मल नोटिस भेजने हैं, नेम शेम का भेजना है, न्यूज़पेपर में निकालना है, और आपको डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं, लीगल उसके एंगल चेक करने हैं, ये सारे काम मैं टाइम टू टाइम करूंगा। और इस तरह से मैं बैंक के जो है ये कवर करवाऊंगा। इससे ज्यादा आपको कोई हीरोइक आंसर नहीं देना है, बैंक को कोई हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन नहीं देने हैं जो आपको पता ही नहीं है। बैंक को जी ये करना चाहिए, बैंक कर रहा है भाई ऑलरेडी। आप कहोगे इसकी रेटिंग पढ़ो, रेटिंग के लिए ऑलरेडी एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट आती है, उसमें से चेक करके लोन दिया जाता है। बट फ्रॉड होने का ये होता है, मान लो एबीसी कंपनी के नाम से है, उन्होंने स्मॉल एबीसी कर लिया, एबीसी लिमिटेड कर लिया, इसको और एरिया में रजिस्टर करवा लिया। डिजिटलाइजेशन जो रिकॉर्ड की है ना, वो अभी भी मैनुअल के अकॉर्डिंग चल नहीं रही है। तो डॉक्यूमेंट जो होते हैं कंपनी के, वो मैनुअल तरीके से बनवा लिए जाते हैं, और डिजिटल में वो रिकॉर्ड नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह से वो उन जो क्रेडिट अप्रेजल के टाइम पे जो अलग अलग रिक्वायरमेंट है कि जी ये रिपोर्ट चेक करो, वो रिपोर्ट करो चेक करो, उनमें से वो बच जाता है। तो आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बोलना है जो उनकी ईगो को हर्ट कर दे, ठीक है। तो ये सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसके अलावा कोई वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो। और वीडियो को थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करो। और घबराने की जरूरत नहीं है, प्री मेंस आपने निकाला, इंटरव्यू भी आप निकाल दोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।